नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है मुकुंद माधव शर्मा। आज हम इशू इन द न्यूज के अंतर्गत एक ऐसे मुद्दे का विश्लेषण करने वाले हैं जो अभी हाल ही में काफी चर्चा पर चर्चा, वाद विवाद, संवाद का विषय बना हुआ है। हाल ही में समाचारों में लगातार बना हुआ है। इसके कई सकारात्मक प्रावधानों की भी बात की जा रही है और कई नकारात्मक प्रावधानों की भी बात की जा रही है, जिसके कारण भारत इस समझौते से बाहर हो गया है। यह समझौता है क्षेत्रीय व्यापक भागीदारी RCEP समझौता। आज हम इसी की चर्चा करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। यह यूपीएससी और स्टेट पीएससी में जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के दृष्टिकोण से अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह उन स्टूडेंट्स के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है जिनके सिलेबस में भारतीय अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध का उल्लेख किया गया है। तो चलिए आज हम विश्लेषण करते हैं RCEP समझौते का, जो हाल ही में संपन्न किया गया है। कई देशों के बीच में भारत इसका भाग नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिरकार इसकी चर्चा क्यों हो रही है, इतना चर्चा में लगातार क्यों बना हुआ है। और इससे पहले हम देख लेते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे किसान, व्यवसायी, पेशेवर और उद्योगों को ऐसे फैसलों से जोखिम है। कामगार और उपभोक्ता दोनों बराबर महत्वपूर्ण हैं, जो भारत को एक बड़ा बाजार और खरीदने की क्षमता के मामले में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाते हैं। तो यह काफी उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाते हैं। जब मैं RCEP समझौते को सभी भारतीयों के हित में देखता हूं तो मुझे कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है। लिहाजा न तो गांधी जी की ताबीज, मैं बताऊंगा क्या होता है गांधी जी की ताबीज, और ना ही मेरा अपना जमीर मुझे RCEP में शामिल होने की अनुमति देता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काफी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि ना तो गांधी जी की ताबीज और ना ही मेरा जमीर मुझे RCEP में समझौते में शामिल होने की अनुमति देता है। तो गांधी जी की ताबीज क्या कहती थी? उनके अनुसार अंतिम से अंतिम व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति को किसी भी इनिशिएटिव का लाभ मिलना चाहिए। तो ना तो गांधी की ताबीज और ना ही मेरा जमीर मुझे RCEP में शामिल होने की अनुमति देता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टेटमेंट कहा। तो इसलिए भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। क्यों शामिल नहीं हुआ, और भी कई कारण है, उसको हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिरकार यह चर्चा में क्यों है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 एशियाई पैसिफिक कंट्रीज, दैट मीन्स विश्व की लगभग 1/3 जनसंख्या और लगभग 1/3 GDP अर्थव्यवस्था वाले 15 एशियाई पैसिफिक देशों ने 15 नवंबर को एक बड़ा मुक्त व्यापार समझौता किया है। इसे हम RCEP या फिर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का नाम देते हैं। भारत इस समझौते में शामिल नहीं हुआ है, यद्यपि शुरू से ही भारत इसकी वार्ताओं में लगातार शामिल रहा, भाग लेता रहा। पहले भाग लिया और फिर लास्ट में क्या किया, भारत इस समझौते से ही भाग लिया, दैट मीन्स रन कर गया लास्ट में। कभी कभी क्या होता है, समझौते से, कई समझौतों में शामिल होना जरूरी नहीं है और वहां से भाग लेना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भारत के नागरिक महत्वपूर्ण है, ना कि कोई समझौता। तो समझौतों की वार्ता में भारत पार्टिसिपेट किया, भाग लिया और अंतिम रूप से यहाँ इस समझौते में शामिल नहीं हुआ। तो भारत के लिए इसमें 18 माह का मैंडेटरी वेटिंग पीरियड फिर भी रखा गया है, जिसके अंदर भारत यदि चाहे तो इस समझौते के लिए आवेदन कर सकता है और यह समझौता लागू करने के लिए सभी सदस्य देशों को 2 साल के अंदर इसे रेटिफाई या औपचारिक अनुमति इस पर देनी होगी। इसे लागू करने के लिए या प्रभाव में आने के लिए कम से कम 6 आसियान देश और 3 गैर आसियान देशों को इसे रेटिफाई करना होगा या औपचारिक रूप से अनुमति देनी होगी। औपचारिक रूप से, सामान्य रूप से अनुमति तब दी जाती है, पहले हस्ताक्षर हो जाते हैं, और रेटिफाई तब किया जाता है जब सामान्य रूप से कई देशों में संसद से प्रावधान है कि संसद से रेटिफाई कराने का प्रावधान है। कई देशों में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन कई तरह से हैं, तो रेटिफाई बाद में किया जाता है। तो अब इस तरह से ये प्रावधान है। अब हम देख लेते हैं कि आखिरकार यह चर्चा में क्यों है। आखिरकार इसकी कोई चर्चा की वजह होगी ना, कि आखिरकार यह चर्चा में क्यों है। चर्चा की हमने ये वजह देख ली कि क्यों चर्चा में है, क्योंकि यह समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि आखिरकार RCEP क्या है। RCEP is a free trade agreement between Asia Pacific countries. RCEP is a free trade agreement between the Asia Pacific nations. अब कौन कौन सी एशिया पैसिफिक नेशंस के बीच में है, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा आसियान समूह के 10 देश हैं इसमें। इसके अलावा आसियान के उत्तर में स्थित देश जैसे चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। इसके अलावा आसियान देशों के दक्षिण में स्थित देश जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, इसके भाग हैं। तो हम इसकी सदस्यता के बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं
कि इसमें यह 30% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है एंड 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। लगभग 26.2 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी में इसका काफी बड़ा योगदान है, 30% योगदान है। और इससे क्या होता है, बिगेस्ट ट्रेड ब्लॉक इन हिस्ट्री यह बन जाता है अपने आप में। 15 नवंबर को वर्चुअल आसियान समिट के दौरान जो वियतनाम ने होस्ट की थी, उस दौरान यह इस पर हस्ताक्षर हुए। और यह क्या होगा कि अगले 2 वर्षों में प्रभावशील हो जाएगा जब सदस्य देश इसको रेटिफाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यह समझौता काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि उच्च, मध्य और निम्न आय के देश, सभी देश इसमें शामिल हैं। और वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक ने इसे भविष्य की नींव तक कह दिया। तो अब हम देख लेते हैं कि आखिरकार इसका आइडिया कैसे आया, इसका विचार कैसे आया। तो सबसे पहले आरसीईपी का विचार इंडोनेशिया के बाली में 2011 में आसियान सम्मेलन हुआ था। उसी दौरान विश्व के नेताओं के मन में यह विचार आया और उसके बाद फिर कंबोडिया में नवंबर 2012 में आयोजित जो आसियान सम्मेलन था, उस दौरान से औपचारिक वार्ताएं इस पर प्रारंभ हो गई। ओके दोस्तों, यहां तक क्लियर है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें आखिरकार सदस्य कौन कौन से हैं। सदस्यों को देख लेते हैं, पहले डिटेल में देख लेते हैं आसियान के देश और आसियान के उत्तर और दक्षिण में कौन कौन से देश हैं। मैंने हल्के से संक्षेप में बता ही दिया, लेकिन फिर भी हम अब आगे इसमें देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट मैंने बता ही दिया है आपको, आरसीईपी क्या है वो मैंने बता दिया आपको। अब देख लेते हैं इसके आगे कॉन्टेक्स्ट के बाद आरसीईपी क्या है। आरसीईपी के बाद फिर हम देख लेते हैं कि आरसीईपी के मेंबर कौन कौन से हैं। आरसीईपी के मेंबर देखिए, ये आसियान के 10 देश हैं, इसके अलावा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। और इसके ऊपर जो देश हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पूरा वर्ल्ड मैप देख लीजिए, वर्ल्ड मैप से आपको पूरा यहाँ से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके सदस्यों की जब हम बात करते हैं तो इसमें आसियान के 10 देश, आसियान के कौन से 10 देश हैं, आसियान में ये सारे देश हैं। देखिए मैं आपको चिन्ह लगा देता हूँ यहाँ से। आसियान में यहाँ से म्यांमार से लेकर ये सब, म्यांमार, ये लाओस, वियतनाम और यहाँ से यहाँ तक ये सब, फिलीपींस भी, ये सब के सब सदस्य देश हैं। और ये इंडोनेशिया तक, यहाँ तक ये सारे इसके सदस्य देश हैं। इसके अलावा चाइना, इसके अलावा साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया तो पार्टिसिपेट करता नहीं है, आइसोलेट अर्थव्यवस्था है, आपको जानते ही है। इसके अलावा जापान, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा न्यूजीलैंड, इसके अलावा न्यूजीलैंड, ये इसके सदस्य देश हैं। आपको मैप में अगर देखेंगे तो मैप के दृष्टिकोण से आपको चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो आसियान के 10 देश, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसके अलावा चाइना, साउथ कोरिया और जापान इसके सदस्य देश हैं। इसके सदस्य देश हो गए। तो अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा कि 15 देशों के बीच में जो आरसीईपी समझौता है, एक मुक्त व्यापार समझौता है। इसका उद्देश्य क्या है, आपस में टैरिफ और दूसरी बाधाओं को काफी कम करना है। ये देश विश्व की जनसंख्या का 30% हिस्सा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी इनका जीडीपी में 30% हिस्सा है, मैंने बता दिया। इसमें चीन और जापान जैसी दूसरी और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। यूरोपीय संघ से भी ये बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है। अब हम इसके बारे में अगर और चर्चा करें तो इसमें बात आती है कि आखिरकार आरसीईपी समझौते के क्या प्रावधान है, इसके क्या लाभ हैं और क्या इसकी आलोचनाएं की जा रही हैं अपने आप में। तो इसको भी हम आगे देख लेते हैं। आरसीईपी की मेंबरशिप हमने देखी ली। आरसीईपी के मेंबर मैंने आपको सारे बता दिए। भारत इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसलिए इसमें भारत पे क्रॉस लगा हुआ है। देखिए भारत पर इस पर क्यों क्रॉस लगा हुआ है, क्योंकि भारत इसमें शामिल नहीं हुआ, भारत इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, भारत इसमें शामिल नहीं है। भारत ने क्यों शामिल नहीं हुआ, इसको हम अभी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी देर में कि आखिरकार भारत इसमें क्यों शामिल नहीं हुआ। तो हमने कॉन्टेक्स्ट भी देख लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट भी देख लिया। हमने देखे सदस्य कौन कौन से हैं। इसके अलावा हम अब इंपॉर्टेंट चीजों पे बढ़ते हैं कि आरसीईपी एग्रीमेंट की अगर की फीचर्स के बारे में बात करें तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह काफी आधुनिक समझौता है। न केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि यह भविष्य की चीजों को भी ध्यान में रखता है। इसके अंतर्गत ई कॉमर्स, इसके अलावा एमएसएमई के पोटेंशियल, दैट मींस माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के पोटेंशियल को भी ध्यान में रखा गया है। इसमें रीजनल वैल्यू चेन को ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा मार्केट कंपटीशन को भी इसमें उसकी जटिलताओं को ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा यह कॉम्प्रिहेंसिव काफी है, व्यापक है। दैट मींस आरसीईपी एग्रीमेंट हैज स्पेसिफिक प्रोविजंस कवरिंग ट्रेड इन गुड एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज में जो ट्रेड करना है उसके संबंध में व्यापक इसके संदर्भ में प्रावधान यह कवर करता है। तो एक तरह से यह मॉडर्न हो गया और कॉम्प्रिहेंसिव भी हो गया। मॉडर्न हो गया और कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। यह
समझौता, इसकी यह की फीचर्स है। इसके अलावा और भी इसकी व्यापक रूप से 2 की फीचर्स और बताई जाती है मुख्य रूप से कि यह क्या है, की फीचर्स है हाई क्वालिटी है कि सिंगल रूल बुक एस्टेब्लिश की जाती है सप्लाई चेन्स वगैरह को निर्धारित करने में। सप्लाई चेन्स वगैरह के लिए क्या है, सिंगल रूल बुक है जो सभी देशों को निर्देशित करने का कार्य करेगी। इसके अलावा म्यूचुअली बेनिफिशियल है सब लोगों के लिए। टेक्निकल कोऑपरेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी इसे ध्यान दिया गया है, इसलिए यह क्या होगा, छोटी अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी हेल्पफुल है और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी यह काफी हेल्पफुल रहेगा। तो इसकी की फीचर्स आ गई। अब हम इसको और अगर आगे देखें तो इसमें मैंने आपको बताया कि लैंडमार्क पैक्ट है अपने आप में, क्योंकि इसमें जो है 30% जीडीपी वगैरह ये सारी चीजें हैं, ई कॉमर्स वगैरह के लिए रूल निर्धारित किए गए हैं। और चाइना, जापान और साउथ कोरिया जैसी अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल हैं और भारत इसमें शामिल नहीं हुआ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब हम देख लेते हैं आगे आरसीईपी की आखिरकार समझौते के प्रावधान क्या है, लाभ क्या है, आलोचना क्या है, एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन इसके माध्यम से हम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ्स का इसमें प्रावधान है। क्या है, एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ्स, एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ्स का प्रावधान है। इसे ध्यान से देखिएगा, आराम से इसको समझेंगे, कोई इसमें जटिलता नहीं है, आसान भाषा में मैं आपको समझा दूंगा। आपको 10 रिसोर्सेज और 10 अलग अलग वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक वीडियो से आपका एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और एक व्यापक अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से आपका एक कवर हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले आरसीईपी के जो समझौते के प्रावधानों की बात करते हैं तो इसके प्रभावी होने के 20 वर्षों के भीतर सदस्य देशों के बीच जो इंपोर्ट्स हैं उन पर टैरिफ के 90 से 92% तक कमी आ जाएगी। यह ई कॉमर्स, इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए सामूहिक नियम या कॉमन रूल्स स्थापित करेगा। इसके अलावा रूल्स ऑफ ओरिजिन, अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला या इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स को सुविधाजनक बनाने में सहायता करेंगे और इस ब्लॉक के बीच निर्यातों की कीमत को घटाएंगे, निर्यात की कीमतें घट जाएंगी यूनिफाइड रूल्स के माध्यम से। ओके, इसके अलावा इसमें पहली बार जो है 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इसके अंतर्गत शामिल हुई हैं, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। तो यह अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंप्लीफाइड कस्टम्स प्रोसीजर भी इसके अंतर्गत हैं। सिंप्लीफाइड कस्टम्स प्रोसीजर्स, यह व्यापार होने वाले क्या होगा, जो वस्तुओं पर लगभग 90 से 92% तक टैरिफ को कम करेगा। इसके अलावा इसमें नॉन टैरिफ मेजर्स तथा ऑनलाइन कंज्यूमर, व्यक्तिगत सूचना की सुरक्षा, पारदर्शिता और पेपरलेस ट्रेडिंग का भी प्रावधान है। अभी हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, प्रावधानों की क्या क्या लाभ है और सारी चीजों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम यह भी पढ़ेंगे कि भारत आखिरकार इतने लाभ हैं तो भारत इससे बाहर क्यों हो गया, भारत इसमें शामिल क्यों नहीं हुआ, भारत ने इस पर हस्ताक्षर आखिरकार क्यों नहीं किए, ये भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम प्रावधानों को देख रहे हैं। तो सिंप्लीफाइड कस्टम्स रूल्स, सिंप्लीफाइड कस्टम्स प्रोसीजर्स हैं और वहीं दूसरी तरफ कम से कम 65% सेवा क्षेत्र पूरी तरह से खुल जाएंगे, जिसमें अधिक से अधिक विदेशी शेयर होल्डिंग की सीमाएं होंगी। तो अधिक से अधिक विदेशी शेयर होल्डिंग इसमें आ सकेगा। इसके अलावा हम देखें अब कंपनियों की कॉस्ट कम कैसे होगी, कंपनियों की लागत को कम करेगा, क्योंकि आरसीईपी के सदस्य देशों में अपने उत्पादों का निर्यात के लिए अलग से प्रक्रियाओं को पूरा नहीं करना होगा। इसके अलावा इसमें सरकारों और कंपनियों को आरसीईपी के मानक, नियम और देखरेख के लिए अलग से तंत्र और स्टाफ या मैकेनिज्म और स्टाफ को रखने के लिए जरूरत होगी। इससे क्या होगी, इसकी लागत बढ़ सकती है, इनकी लागत बढ़ सकती है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा, उसके लिए क्या होगा, आरसीईपी के सदस्य देशों को आसानी रहेगी और दूसरी तरफ एक चैलेंज भी क्रिएट होगा, क्योंकि इसके लिए अलग से एडमिनिस्ट्रेशन, स्टाफ, इन सारी चीजों की कॉस्टिंग काफी ज्यादा आएगी, कंपनियों की कीमत बढ़ेगी, प्रक्रियाओं में उलझना पड़ेगा। तो एक तरफ तो क्या है कि इसके लाभ होंगे कि कहीं पर भी कंपनियां अपने उत्पाद को भेज सकती हैं और दूसरी तरफ इसकी कुछ सीमाएं भी होंगी कंपनियों को लेकर कि यहाँ पर कॉस्ट बढ़ सकती है। अब इसकी आलोचनाएं भी कुछ की जा रही है, कुछ आलोचनाएं भी की जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, आलोचनाओं पे मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं इसके अलावा ये भी बता देता हूँ कि अभी हाल ही में कोविड-19 की महामारी काफी तेजी से फैली हुई है, आप सभी जानते ही हैं। आप सभी लोग परेशान भी होंगे, किसी की एजुकेशन प्रभावित होगी, किसी की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, कोई किसी दृष्टिकोण से परेशान होगा, कोई किसी दृष्टिकोण से परेशान होगा, घर में ही बैठा हुआ होगा ज्यादातर समय तो इससे क्या है कि बेचैनी, समस्या, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीजें तो कई स्टूडेंट्स के बीच में क्रिएट हो रही होंगी। यह कोविड-19 महामारी के बाद दोबारा से आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में एशिया को स्थापित करेगा यह समझौता, और आर्थिक तथा राजनीतिक मामलों में अमेरिका का जो यूनिपोलर वर्ल्ड है, अमेरिका का जो वर्चस्व है, उसे कम करने का प्रयास करेगा।
लेकिन दूसरी चैलेंज यहाँ पे ये है कि चीन का वर्चस्व क्रिएट होगा। एक तरफ चीन का आसियान देशों के साथ बहुत टकराव की स्थिति है, टकराव बनता रहता है, और एक तरफ हम ये देश आर्थिक संबंधों की भी बात कर रहे हैं। एक तरफ चीन और जापान एक तरह से ध्रुव विरोधी हैं, और दूसरी तरफ दोनों एक ही एग्रीमेंट के अंदर आ भी गए, तो कहीं ना कहीं कुछ लाभ तो होंगे ही आखिरकार। लेकिन भारत नहीं शामिल हुआ है, तो भारत के दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ इसमें खतरनाक चीजें भी होंगी, इसलिए शामिल नहीं हुआ है। इसकी भी हम अभी चर्चा करने वाले हैं। इसकी आलोचना यह भी है कि इसमें सरकारी सब्सिडियों पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अलावा लेबर और एनवायरमेंट के लिए कोई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड भी इसमें स्थापित नहीं किए गए हैं। इसके अलावा यह देशों को खुली सेवाओं और अर्थव्यवस्था के कमजोर क्षेत्रों के लिए भी कोई प्रतिबद्धता नहीं रखता है। ये सारी चीजें, नो फोकस ऑन वल्नरेबल एरियाज ऑफ इकोनॉमीज। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पर भी ध्यान नहीं दिया गया, लेबर राइट्स पर भी इसमें कुछ ध्यान नहीं दिया गया। तो इस तरह की कई आलोचनाएं भी हैं। तो एक तरह से हमने क्या किया, क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर लिया। क्रिटिकल इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, कुछ पॉजिटिव भी चीजें देखते हैं और कुछ सीमाएं भी देखते हैं, नेगेटिव चीजें भी देखते हैं। तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी आ गया। अगर आरसीईपी का क्रिटिकल इवैल्यूएशन करने के लिए आ जाए तो यहाँ से प्रोविजन, मेरिट्स, डिमेरिट्स के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं आसानी से। मैंने सारी चीजें आपको आसानी से क्लियर कर दी है। अब हम थोड़ा सा और चीजों को भी देख लेते हैं कि आखिरकार और सारी चीजें क्या हैं। तो आरसीईपी का क्रिटिकल इवैल्यूएशन हमने कर ही लिया। आरसीईपी के क्रिटिकल इवैल्यूएशन के बाद हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार भारत इस समझौते से बाहर क्यों हो गया, क्यों शामिल नहीं हुआ, इसमें कौन कौन सी चिंताएं हैं। तो आरसीईपी के प्रोविजन, मेरिट, डिमेरिट्स देखने के बाद अब हम देख लेते हैं कि आखिरकार व्हाई इंडिया ऑप्टेड टू स्टे आउट, इंडिया ने इससे बाहर रहना क्यों उचित समझा। तो आरसीईपी समझौते में भारत क्यों नहीं शामिल हुआ, अगर हम बात करें तो 2012 में जब आरसीईपी को लेकर चर्चा शुरू हुई थी तब भारत इसमें शामिल था। आरसीईपी समझौते से जुड़े मुद्दों पर कुल 31 दौर की चर्चाएं हुई है और भारत इसमें 29 वार्ताओं में शामिल रहा था। भारत की समझौते को लेकर कई चिंताएं थी और वह लगातार हर बार बताता रहता था, लेकिन उन चिंताओं को एड्रेस नहीं किया गया। अंततः भारत ने इस समझौते में शामिल नहीं होना ही उचित समझा। तो भारत की चिंताओं का आखिरकार आधार क्या था, आखिरकार भारत इतना चिंतित क्यों था। जब सदस्य देश शामिल हो रहे हैं तो भारत की आखिरकार क्या समस्या थी। तो भारत के लिए आरसीईपी में शामिल होने की संभावनाएं अभी खुली रखी गई हैं। भारत की अगर चिंताएं दूर होती हैं तो शायद भारत भविष्य में इसमें शामिल हो भी सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि 2012 से लेकर अक्टूबर 2019 तक आरसीईपी को लेकर भारत काफी उत्सुक था, फिर उसके दृष्टिकोण में अचानक यू टर्न कैसे आ गया। कहा जा रहा है कि समझौते से इसके सभी सदस्य देशों में टैरिफ में कमी आएगी। ये इन सब चीजों के बावजूद भी भारत के दृष्टिकोण में अचानक यू टर्न कैसे आ गया। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि यू टर्न अचानक से नहीं आया, बल्कि हर बार भारत अपनी समस्याओं को बताता रहा था। फिर अंतिम रूप से भारत ने उचित ही समझा कि भाई बाहर रहा जाए, अदरवाइज अपनी प्रॉब्लम तो भारत लगातार बता ही रहा था। तो अचानक से तो यू टर्न नहीं आया था, भारत अपनी समस्याएं पहले से रख रहा था लगातार। अब इसमें भारत ने इससे बाहर रहना क्यों उचित समझा, इसके कुछ दृष्टिकोण आप देख सकते हैं। जैसे अगर चीन की बात करें तो चीन के साथ भारत का बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बार बार बॉर्डर पर तनातनी देखी जाती है। तो ऐसे में हम कहते हैं कि एक तरफ भारत पर दबाव बनाता रहे, चाइना हमारी सीमाओं पर कब्जा करता रहे, उसमें अंदर पेनिट्रेट करता रहे, और दूसरी तरफ हम मुक्त व्यापार समझौता करते रहे उसके साथ में। ऐसा तो संभव नहीं है। हम आर्थिक लाभ उसी देश को दे सकते हैं जो हमारा सामरिक सहयोगी है, जो हमारे से सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है, हमारे साथ तनाव के मुद्दे नहीं है। अब हम चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को अगर लाभ देने लगे तब तो फिर कोई फायदा नहीं है। बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे और हम उनको लाभ देते रहेंगे। भारत ने क्या दृष्टिकोण अपनाया है, हाल ही में कई एप्स, कई कंपनीज पर प्रतिबंध लगा दिए। जो चाइना की जो कंपनियां हैं भारत में किसी तरह से किसी भी एग्रीमेंट में शामिल हो रही हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो रही हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में पहले तो उन्हें स्थान ही नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई भारतीय किसी चाइनीज कंपनी के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई करता है तो वो भी निरस्त कर दिया जाता है। तो इस तरह की कई चीजें। इसके अलावा भारत ने कई कंपनियों जो टैरिफ कई कंपनियों पर क्या किया, उसको बैन ही कर दिया, कई एप्स बैन कर दिए। पबजी में भी इसकी कुछ भागीदारी थी, इसलिए पबजी भी कर दिया, काफी पॉपुलर गेम था। इसके अलावा और भी कई ऐप बैन कर दिए गए, समझ रहे ना। तो इस तरह से कई ऐप, टिकटॉक वगैरह बैन कर दिए गए। इससे क्या हुआ, टिकटॉक में तो बाइट डांस की एक छोटी कंपनी है टिकटॉक, तो टिकटॉक की तो इसमें क्या हुआ कि पूरा मामला ही खराब हो गया और इसको अपनी बेचने की भी बात करनी पड़ रही है आखिरकार अमेरिका से जो है। तो इस तरह की कई चुनौतियां चाइना को झेलनी पड़ी। कब, जब हमने अपना सख्त स्टैंड रखा
और सोचिए अगर हम सॉफ्ट स्टैंड रखते हैं तो हमारी तो सीमाओं पर कब्जा कर लिया जाता कभी भी जो है। भारत ने अपना सख्त दृष्टिकोण दिखाया है और भारत ने कहा कि भाई हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग, आपके गुड्स जो सस्ते गुड्स हैं हम अपने बाजारों में नहीं भरने देंगे। और यह भी एक अपने आप में एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एक महत्वपूर्ण कारण रहा जिसकी वजह से भारत इस समझौते में शामिल नहीं हुआ। अब इसके कुछ प्रावधान है जिसकी वजह से भी भारत शामिल नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि चाइना ही अकेला फैक्टर हो, और भी कई चीजें थी इसके अंतर्गत। भारत तो हमेशा चाहता है कि भाई और चीजें के साथ साथ पैरेलल में आर्थिक व्यापार और आर्थिक व्यापारिक गतिविधियां चलती रहें, भारत का हमेशा ही मानना है। तो कुछ प्रावधान है उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आधार वर्ष की बात। तो बेस ईयर की बात करें तो आरसीईपी वार्ताओं की शुरुआत नवंबर 2012 में कंबोडिया में आयोजित सम्मेलन में आसियान समूह के 21वें शिखर सम्मेलन में की गई थी, लेकिन वार्ताएं मुख्य रूप से 2013 में शुरू हुई थी। अतः इस समझौते में आधार वर्ष 2013 रखा गया है। अब इस समझौते के बाद सदस्य देशों में टैरिफ की दरों में भारी कमी आएगी। अतः भारत चाहता था कि आयात शुल्क में भारत जो आधार वर्ष रखना चाहता था वो 2019 रखना चाहता था। भारत ने वर्ष 2014 से 19 तक कई उत्पादों के सीमा शुल्क में वृद्धि की है। भारत ने टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में लगभग औसतन 13 से 17% तक वृद्धि की है। औसतन एक ईयर वाइज ईयर देखा जाए तो अभी पिछले 6 वर्षों में काफी वृद्धि हो चुकी है। अब बात की जाए कि 2013 के हिसाब से रखा जाएगा तो टैरिफ क्या रह जाएगा, और उसमें भी क्या है, उसमें भी 90% की कटौती की जाएगी। तो फिर भारत के पास बचेगा क्या, समझ रहे? तो इस तरह की इसको लेकर बेस ईयर को लेकर आपत्ति थी। भारत चाहता था कि 2013 का बेस ईयर रहे, लेकिन अन्य देश इस पर सहमत नहीं थे 2013 पर। वो सब भारत का मत था कि 2019 बेस ईयर रहे, लेकिन अन्य देश चाहते थे कि 2013 बेस रहे, इसलिए भी यह एक कॉन्फ्लिक्ट का एक आधार था। अब हम देख लेते हैं रैचेट ऑब्लिगेशन। इसके अंतर्गत एक रैचेट ऑब्लिगेशन का भी प्रावधान है। तो ये रैचेट ऑब्लिगेशन क्या है? रैचेट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूनिफॉर्म डायरेक्शन में रोटेट करता है और उसके बीच बीच में डंडी पसती जाती है। तो वो क्या होता है कि आगे फिर पीछे फिर लौट नहीं पाता है, तो यूनि डायरेक्शनल वो रोटेट करता है। तो इससे ही इसका कॉन्टेक्स्ट लिया गया है। तो ये क्या कॉन्टेक्स्ट है इसको भी मैं बता देता हूँ कि रैचेट ऑब्लिगेशन या रैचेट बाध्यता। तो इसमें क्या होता है कि भारत आरसीईपी के अंतर्गत रैचेट ऑब्लिगेशन से छूट चाहता था, मुक्ति चाहता था। भारत के आरसीईपी में शामिल नहीं होने का यह काफी मेजर कारण रहा है। समझौते में यह शर्त रखी गई थी कि समझौते पर हस्ताक्षर के बाद कोई देश एक बार अपने टैरिफ अगर कम कर देता है तो वह फिर उसे बढ़ा नहीं सकता है। एक बार कम कर दिए फिर बढ़ा नहीं सकता है। इसे ही रैचेट ऑब्लिगेशन नाम दिया गया। और तो इसमें क्या है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, भारत चाहता था कि यदि देश में अत्यधिक इंपोर्ट हो जाए और घरेलू बाजार में कीमतें गिरने लगे तो भारत सरकार टैरिफ बढ़ाकर जो प्राइसेस हैं उनको कंट्रोल कर सके। लेकिन इसका विरोध किया गया अन्य देशों के द्वारा और इसमें कोई सहूलियत नहीं दी गई। तो भारत के पक्ष के विरुद्ध इस शर्त को बनाए रखा गया। इससे भारत की चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक ही थी। इस कारण भारत इस समझौते से दूर हो गया। सोचिए कि चाइना डंपिंग पे डंपिंग करता रहे, भारत ने एक बार टैक्स कम कर दिए और चाइना कितना भी डंप करता रहे, तब तो समस्याएं बढ़ जाएंगी ना। तो भारत चाहता था कि इंपोर्ट यदि बढ़ जाए, अगर हमारे बाजारों में आयात की संख्या मात्रा ज्यादा हो जाए तो हम क्या है तो उस पर कुछ उसके ऊपर तक जो जैसे एग्रीमेंट में प्रावधान रखा गया है कि इतनी गुड्स इतनी मात्रा तक तो हम क्या है कि जो एग्रीमेंट में जो साइन हुआ है उतना हम टैरिफ रखेंगे, कम कर देंगे। लेकिन उसके बाद ऊपर का जो होगा उस पर तो हम कुछ ऑब्लिगेशन लगाएंगे, उस पर तो हम एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे। भारत का यह मत था, लेकिन अन्य देश इस पर राजी नहीं हो रहे थे। तो भारत ने फिर एक और बात कही कि ऐसा करते हैं कि ऑटो ट्रिगर सिस्टम को आप अपना लीजिए। तो सब देशों ने कहा ऑटो ट्रिगर सिस्टम ये क्या है, जानते थे, मैं समझाने के दृष्टिकोण से कह रहा हूं। तो ऑटो ट्रिगर सिस्टम भारत ने आरसीईपी वार्ताओं में इंपोर्ट में तीव्र वृद्धि के विरुद्ध क्या किया कि टेम्परेरी सेफ्टी मेजर के रूप में ऑटो ट्रिगर सिस्टम पर बल दिया। ऑटो ट्रिगर सिस्टम दैट मीन्स भारत के अनुसार आरसीईपी देशों में आयात शुल्क में कमी, इंपोर्ट जो ड्यूटी है इंपोर्ट ड्यूटी में कमी या उसे पूर्णतः समाप्त करने की दशा में इंपोर्ट में होने वाली अचानक वृद्धि को रोकने के लिए ऑटो ट्रिगर व्यवस्था होनी चाहिए। अचानक से इंपोर्ट बढ़ जाए, अचानक से डंपिंग बढ़ जाए, अचानक से बहुत सारा माल आने लगे, तो उसके बाद क्या है भारत इसको रोकने के लिए एक ऑटो ट्रिगर सिस्टम कर दे। तो इससे क्या होगा कि आयात की एक निश्चित मात्रा तक जो निर्धारित है उतना ही टैक्स लगेगा, उतना ही ड्यूटी लगेगी, लेकिन उससे अधिक होने पर सेफगार्ड शुल्क स्वतः ही लागू हो जाए।
भारत की इस महत्वपूर्ण मांग को भी समझौते में अस्वीकार कर दिया गया। तो इस तरह से कहा गया कि भाई रैचेट ऑब्लिगेशन, कि भाई आपने अगर एक बार टैक्स कम कर दिया तो उसमें बढ़ा नहीं सकते। तो भारत ने कहा कि अगर हम नहीं बढ़ाते, चलिए नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन आप ऑटो ट्रिगर सिस्टम को मान लीजिए कि अगर एक सीमा से आगे बढ़ता है तो उसमें हम टैक्स लगाएंगे, तो इसमें भी राजी नहीं हुए। तो रैचेट ऑब्लिगेशन और ऑटो ट्रिगर सिस्टम ये महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसको समझ लीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आपको चीजें क्लियर या धीमी समझ में आई, कम समझ में आई है, तो इसको दोबारा से सुन लीजिएगा। अब इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रावधान था मूल देश के नियम। मूल देश के नियम ये क्या है, रूल ऑफ ओरिजिन क्या है। इससे पहले हमने कौन कौन से प्रावधान पढ़े, इससे पहले हमने बेस ईयर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा कि बेस ईयर भारत चाहता था कि 2019 हो, लेकिन अन्य देश 2013 तक ही अड़े थे इसमें। इसके अलावा रैचेट ऑब्लिगेशन हमने देखा कि भारत चाहता था कि भारत रैचेट ऑब्लिगेशन से सहमत नहीं था कि एक बार टैक्स कम कर दिया जाए उसके बाद कोई देश नहीं बढ़ा सकता है, टैक्स टैरिफ नहीं बढ़ा सकता है, तो भारत भी इस प्रावधान से सहमत नहीं था। इसके अलावा भारत ऑटो ट्रिगर सिस्टम चाहता था कि एक लेवल पे अगर आयात बढ़ता है तो उस पर फिर अपने आप ही ऑटो ट्रिगर सिस्टम लागू हो जाए, एक्स्ट्रा हम सेफगार्ड लगा सकें, एक्स्ट्रा हम ड्यूटी लगा सकें। इसके अलावा फोर्थ प्रोविजन रूल्स ऑफ ओरिजिन थे, महत्वपूर्ण है। रूल्स ऑफ ओरिजिन अपने आप में महत्वपूर्ण है। इवन रूल्स ऑफ ओरिजिन पे सिंगल अकेला क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, इतना महत्वपूर्ण है ये रूल्स ऑफ ओरिजिन। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दृष्टिकोण से यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये सारे हमने देख लिए। अब हम रूल्स ऑफ ओरिजिन की बात करेंगे। तो मूल देश के नियम या रूल्स ऑफ ओरिजिन किसी प्रोडक्ट की उत्पत्ति के देश को और उसकी इकोनॉमिक नेशनलिटी, दैट मीन्स आर्थिक राष्ट्रीयता निर्धारित करने के लिए बनाए गए नियम होते हैं। रूल्स ऑफ ओरिजिन को इसलिए स्थापित किया गया है कि ट्रेड पॉलिसी मेजर्स जैसे टैरिफ, कोटा, ट्रेड रेमेडीज का इंप्लीमेंटेशन उत्पत्ति के देश पर निर्भर करता है। उत्पत्ति के देश पर निर्भर करता है कि किस देश को कहां पर ये वस्तु उत्पन्न हुई है, उस पर डिपेंड करेगा कि कोटा और व्यापार उपचार किस तरह से दिए जाएं। यह नियम काफी चुनौतीपूर्ण बन गए हैं क्योंकि आज के क्षेत्रीयता या रीजनलिज्म के समय में इन नियमों में विभिन्न देशों में सामंजस्य और सद्भाव, दैट मीन्स हार्मनी की कमी दिखाई देती है। जब अधिक से अधिक मुक्त व्यापार समझौते या एफटीए संपन्न होते हैं तो एक स्पैगहेटी बाउल इफेक्ट पैदा होता है। एक स्पैगहेटी बाउल इफेक्ट। स्पैगहेटी बाउल इफेक्ट क्या होता है? स्पैगहेटी बाउल इफेक्ट का नाम दिया किसने? जगदीश भगवती जी ने। तो जगदीश भगवती कौन है? जगदीश भगवती ने क्या है? जगदीश भगवती भारतीय अर्थशास्त्री हैं जो भारत में जन्मे, लेकिन अमेरिका की उन्होंने नागरिकता प्राप्त कर ली थी। तो भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं और इन्होंने स्पैगहेटी बाउल इफेक्ट का इन्होंने इफेक्ट बताया कि बहुत सारे जब एफटीए संपन्न होते हैं तो एक स्पैगहेटी बाउल इफेक्ट क्रिएट होता है। ये क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। क्या होता है कि बहुत मल्टीपल जैसे होते हैं, क्रिस क्रॉस जो मैचिंग होती है, तो इससे कई तरह के एक ही क्षेत्र में सोचिए कि भारत है, जैसे भारत है, आसियान और कई देश हैं, तो जैसे आसियान क्षेत्र में ही कुछ देश और दूसरे में शामिल हो गए, कुछ देश और दूसरे में शामिल हो गए, मल्टीपल टाइप के एक रिलेशन क्रिएट हो गए, तो एक स्पैगहेटी बाउल इफेक्ट क्रिएट होता है। आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। भारत चाहता है कि उन सदस्य देशों जिन पर शुल्क कम लगता हो या लगता ही ना हो, उनके माध्यम से चीन की वस्तुएं देश में आने से रोकने हेतु मूल देश के अपने सख्त नियम होने चाहिए। चीनी वस्त्र, जैसे वस्त्र जो टेक्सटाइल होता है, वो दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौते एवं शुल्क मुक्त मार्ग के माध्यम से बांग्लादेश और अन्य देशों के रास्ते से भारत आ रहे हैं, अभी ऐसा देखा गया है। इस प्रकार आरसीईपी समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये सारी चीजों की क्या होगी, ये सारी चीजों के बाद जो है आरसीईपी समझौता अगर हो जाता तो हस्ताक्षर के बाद भारतीय बाजार ऐसे तीसरे देश से आयातित वस्तुओं से भर जाते जो आरसीईपी की सदस्य नहीं है, लेकिन आरसीईपी सदस्यों के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर कर रखे हैं। बांग्लादेश है, बांग्लादेश जैसे मान लीजिए एफटीए में शामिल नहीं है, आरसीईपी में शामिल नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के रास्ते से जब गुड्स आ रहे हैं तो फिर ऐसे में क्या होगा, ये भी अपने आप में एक चैलेंज होगी। इसके अलावा एमएफएन ऑब्लिगेशन भी एक पांचवा एक पॉइंट है। एमएफएन ऑब्लिगेशन की भी बात की जा रही है कि एमएफएन ऑब्लिगेशन भी एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। भारत चाहता था कि आरसीईपी के निवेश अध्याय इन्वेस्टमेंट चैप्टर से एमएफएन बाध्यताओं को बाहर रखा जाए। एमएफएन बाध्यताओं को बाहर रखा जाए। भारत जिन देशों के साथ अच्छे संबंध या सामरिक सहयोगी हैं, ऐसे देशों को एमएफएन का दर्जा देता है, आप जानते ही हैं। इसके अंतर्गत सहयोगी देशों को व्यापार में छूट दी जाती है, कम टैरिफ पर विशेष प्राथमिकता दी जाती है। भारत नहीं चाहता कि ऐसी प्राथमिकता उन देशों को भी देनी पड़े जिनके साथ भारत के साथ सीमा विवाद है, जैसे चीन है। तो आरसीईपी के बाद भारत को आरसीईपी की सभी सदस्य देशों को
सभी सदस्य देशों को, जिनमें चीन भी है, सभी को ऐसे सेंसिटिव क्षेत्रों जैसे प्रतिरक्षा के क्षेत्र में भी कई लाभ देने पड़ते हैं, जो है केवल अभी सामरिक सहयोगियों को देता है। तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो इसलिए MFN को इससे बाहर रखा जाए, MFN को इसमें शामिल नहीं किया जाए। लेकिन इस पर भी प्रश्न उठना स्वाभाविक था RCEP के अन्य देशों द्वारा। तो इसके अलावा अब देखते हैं अदर कंसर्न भी है। इसके अलावा MFN ऑब्लिगेशन के अलावा अदर कंसर्न भी है। पहले हमने देखा चाइना के साथ टेंशन, बेस ईयर की समस्या, रैचेट ऑब्लिगेशन, ऑटो ट्रिगर सिस्टम, रूल्स ऑफ ओरिजिन, MFN ऑब्लिगेशन और अदर कंसर्न। अदर कंसर्न भी कुछ है। अदर कंसर्न कौन कौन से हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। अगर हम अदर कंसर्न की बात करें, एक तो पहला जो कंसर्न मैंने आपको बताया था कि 4 नवंबर 2019 को भारत ने सिग्निफिकेंट आउटस्टैंडिंग इश्यूज पर चर्चा से बाहर निकलने का फैसला किया। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनके कारण उसको भारत को बाहर निकलना पड़ा। उससे भारत पूरी तरह से फंडामेंटल इश्यूज को उठा रहा था, नॉर्मल इश्यूज को उठा रहा था, लेकिन इन समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए समय सीमा तक हल नहीं किया गया। भारत का निर्णय था कि कृषि और डेयरी जैसे उद्योगों के हितों में भारत को बाहर आना ही सही रहेगा। एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स जब कॉम्पीट करेंगे न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ में, जहां पर क्या होता है भारत में जो घरेलू जानवर होते हैं उनके कंपैरिजन में 5 गुना अधिकतर दूध देती है। जैसे भारत की भैंसें दूध देंगी 7-8 किलो पूरे दिन में, और वहां पर दूध देंगी 40 किलो 50 किलो। तो ऐसे में तुलना ही नहीं है कोई, क्योंकि वो अलग ब्रीड की होती है, उनकी अलग तरीके से देख रेख रखी जाती है। और इसके अलावा डेयरी सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को पहले ही अपने देशों में वो संबंध देते हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड काफी सब्सिडी देते हैं। तो ऐसे में क्या है, वहां के डेयरी प्रोडक्ट भारत में आएंगे तो वो तो काफी सस्ते होंगे, और भारत के जो डेयरी प्रोडक्ट होंगे वो डेयरी प्रोडक्ट एकदम फ्लॉप हो जाएंगे अपने आप में, क्योंकि कोई भी चाहेगा कि हम तो सस्ती लेना चाहेंगे, चाहे कहीं से भी आए। चाइना के माल भारत में कैसे भर गए, इसी का लाभ लेके भर गए, चाहे वो चले बिल्कुल भी नहीं, लेकिन चाइना का सस्ता मोबाइल ले लेते हैं लोग, रेडमी और ये मोबाइल वो मोबाइल कई ले लेते हैं, चाहे चले नहीं, खराब हो जाए तक। जब हम चाइना का विरोध कर रहे हैं हर तरह से, तो फिर ऐसे मोबाइल वगैरह नई चीजें हमें खरीदनी चाहिए। आखिरकार हमारे अंदर नेशनलिज्म तो होनी चाहिए ना। तो RCEP की वर्तमान संरचना भी कई मुद्दों को और चिंताओं का समाधान नहीं करती है। एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को प्रोटेक्शन देना जरूरी था। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार संधि में शामिल होने से डेयरी उत्पाद से जुड़ी जो लोकल और रीजनल यूनिट्स हैं उनको भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता था। इसलिए इसके अलावा क्या है कि जैसे स्टील और टेक्सटाइल सेक्टर है, उससे जुड़े व्यवसायियों ने भी इस संदर्भ में काफी अपनी चिंताएं बताई थी कि इस समझौते में मत शामिल होइए, नहीं तो कई समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। समूह में शामिल होने से और भी समस्या होती। समूह में शामिल होने से पहले क्या हुआ कि कई व्यापारियों ने, कई उद्योगपतियों ने इसको लेकर कई चिंताएं बताई। चीन के सस्ते माल भारत में मर जाएंगे, इस तरह की भी चिंताएं जताई गई। तो नवंबर 2019 के भारतीय प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट आया, तो उसमें वर्तमान RCEP अपनी मूल भावना और इस समझौते के तहत मार्गदर्शक सिद्धांतों को प्रतिबिंबित नहीं करता है, ऐसा उन्होंने कहा। और इसके अलावा मैंने भी आपको बता दिया था, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का शुरुआत में ही स्टेटमेंट आपको बता दिया था। तो भारत के लिए RCEP मुक्त व्यापार संधि में शामिल होने से सबसे बड़ी चुनौती यह है कि समूह के जो 15 में से जो 11-12 देश हैं, तो उनके साथ भारत का व्यापार घाटा पहले से ही है। समूह में जो 15 हैं, 15 देशों में से 11 देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा है। अब सोचिए कि अगर चाइना भी शामिल हो जाता तो फिर तो और समस्या क्रिएट हो जाती। तो इसलिए भारत ने क्या किया, भारत ने कहा कि हम नहीं शामिल हो रहे इस समझौते में, आप अपना देख लीजिए। भारत ने इस समझौते में शामिल होने से मना कर दिया। तो भारत की क्या क्या चिंताएं मूल रूप से थी, उनको संक्षेप में मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूं कि इंपोर्ट कैप होना चाहिए, ऑटो ट्रिगर सिस्टम इत्यादि के माध्यम से, कि एक लेवल बढ़ने पर क्या हो कि उस पर व्यापार उस पर भारत क्या कर सके, अलग से टैक्स लगा सके। इसके अलावा सर्विसेज में और ट्रेड की परमिशन होनी चाहिए, और इसके अलावा IT मेडिकल वर्कर्स और टीचर्स, इन सब का मूवमेंट को भी अलाउ करना चाहिए। इसके अलावा मार्केट एक्सेस तक पहुंच हो, इसकी भी एश्योरेंस दी जानी चाहिए, और प्रीफरेंशियल एक्सेस मिलना चाहिए भारतीय मालों को चाइना में, आसियान मार्केट में। इसके अलावा 2019 को टैरिफ का बेस ईयर रखा जाए, जबकि इसको क्या था कि अदर चाहते थे कि 2014 तक रख सकते हैं, लेकिन अंतिम में क्या है, जब भारत शामिल नहीं हुआ तो 2013 ही इसका रखा गया है। इसके अलावा नो MFN कमिटमेंट होना चाहिए। इंडिया को डाल तो हैव टू गिव सिमिलर एक्सेस, अदर कंट्रीज को भी देनी पड़ती है, तो इसलिए MFN को इससे
बाहर रखा जाए। तो इस तरह से ये मुद्दे रहे जिनके कारण भारत बाहर आ गया। तो ये सारे 4-5 मुद्दे, इन प्रावधानों को अच्छे से याद रखिए। इन सब मुद्दों का जो है क्रिटिकली की इवेल्यूशन तैयार कर लीजिए, आपका ये अपने आप ही तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से इसके अलावा यह भी भारत की चिंता थी कि जो चाइनीज इंपोर्ट्स जो बढ़ते जाएंगे तो उसके कारण उन हमारी चिंताओं का समाधान इसमें नहीं किया गया है। रिलक्टेंस ऑफ अदर कंट्रीज टू मूव पेस ईयर फ्रॉम 2014 टू रिसेंट ईयर, 2014 से आगे रखने का उनका विचार नहीं था, लेकिन अंतिम में क्या भारत शामिल नहीं हुआ तो 2013 रख दिया गया। नो सेफ गार्ड मेजर्स टू चेक अगेंस्ट इम्पोर्ट सर्ट, नो क्रेडिबल कमिटमेंट किया गया, कोई कमिटमेंट नहीं दिया गया। नॉन टैरिफ बैरियर पे भी, जो टैरिफ के अलग जो बैरियर होते हैं उन पर भी कुछ बात नहीं की गई। इनएडुकेट अटेंशन टू सर्विसेज, सर्विसेज पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा यह भी बात की गई कि इसमें जो इसके अलावा जो लेबर से संबंधित इशूज हैं, एनवायरनमेंट से संबंधित जो इशूज हैं, इनको भी इसमें नहीं कवर किया जा रहा है। तो यह भी कई तरह की चिंताएं भारत की थी। अभी अगर हम देखें तो मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि भारत 35% वैल्यू एडिशन के दृष्टिकोण से काफी चिंतित था। इसमें मोबाइल फोन्स, इसके अलावा जो चाइना से और भी प्रोडक्ट आते हैं तो उनसे समस्याएं थी। इसके अलावा वियतनाम से कई प्रोडक्ट आते हैं, उनसे को लेकर चिंताएं थी। इंडिया का ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट बढ़ा हुआ है 2018 में। ये देखिए चाइना के साथ, देखिए चाइना में पहले क्या था 104.4 था और भारत का होता था मात्र 61.1 बिलियन डॉलर का, और चाइना का व्यापार कितना होता था 104.4 का हम आयात करते थे, और चाइना से 105.2 करते थे फाइनेंशियल ईयर 2019 में, और भारत कितना अपना बेच पाता था 53.9% मात्र जो है। तो ऐसे में भारत का व्यापार घाटा चाइना के साथ ऑलरेडी बढ़ता जा रहा था। तो ये सारी चिंताएं भारत की थी। मूल रूप से हम भारत का दृष्टिकोण देख रहे हैं, इसलिए हम भारत की इतनी चर्चा कर रहे हैं। तो ये हमने देख लिया कि नो डिफेंस अगेंस्ट चाइनीज सर्ज। इसके अलावा इंडिया का ट्रेड बैलेंस अदर आरसीईपी कंट्रीज के साथ में भी सही नहीं था। आसियान के साथ में भी दिक्कत थी। इस आसियान के साथ में भी व्यापार घाटा बढ़ रहा था, चाइना के साथ में भी व्यापार घाटा बढ़ रहा था। साउथ कोरिया के साथ जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया तो उसके बाद और व्यापार घाटा बढ़ गया। जापान के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद और व्यापार घाटा हमारा बढ़ गया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा एफटीए नहीं है अभी वर्तमान में। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए एशिया पैसिफिक ट्रेड ग्रुप्स की अगर बात करें तो यहाँ पर दो ग्रुप्स समझ में आते हैं, दो ग्रुप आपको दिखाई देते हैं यहाँ पर। एक तो आरसीईपी है और एक सीपीटीपीपी है। तो आरसीईपी में भारत शामिल नहीं है और टीपीपी में भी, सीपीटीपीपी में भी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसका नाम शुरुआत में टीपीपी था, बाद में सीपीटीपीपी कर दिया गया, यूएसए से बाहर हो गया। तो इस तरह से आरसीईपी और सीपीटीपीपी एक तरह से कॉम्पिटिटिव है अपने आप में। पहले अगर यूएसए अगर सीपीटीपीपी में रहता, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, तो इससे आरसीईपी से काफी ज्यादा कंपटीशन रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीपीटीपीपी में भी यूएसए नहीं है और आरसीईपी में नहीं है। तो इस तरह से हमने दोनों को देख लिया। अब हम चलते हैं, देखते हैं आगे। इसमें सामान्य रूप से बात करते हैं कि आरसीईपी, इसके अलावा ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप और इसके अलावा नाफ्टा, या नाफ्टा से भी बड़ा समझौता है अपने आप में। मैक्सिको, कनाडा और यूएसए नाफ्टा में शामिल है ना। नाफ्टा 1994 से अस्तित्व में आया था। तो ये नाफ्टा से भी अपने आप में बड़ा है, यूरोपियन संघ से भी अपने आप में बड़ा है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से भी बड़ा है। यह सबसे बड़ा समझौता है अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से और आबादी के दृष्टिकोण से भी। ओके दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत के लिए आखिरकार कुछ संभावना है आगे की भारत की क्या संभावना है, उसको हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले भारत के लिए क्या क्या संभावना है, उससे पहले हम देख लेते हैं और मुद्दों को कि आखिरकार भारत के लिए क्या संभावना है। ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, अभी पीटीए वगैरह को पढ़ेंगे, संक्षेप में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि आखिरकार इस तरह से पूरा हम देखेंगे अभी। तो इंडिया के एक्सपीरियंस क्या है आखिरकार एफटीएज के बारे में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संबंध में भारत का अभी तक अनुभव क्या रहा है, इसको भी हम चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्ट आरसीईपी से क्वेश्चन आ जाए कि भारत का एफटीए या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संबंध में
किस तरह का अनुभव रहा है, ये भी आ सकता है। तो एफटीए के बारे में अच्छा अनुभव नहीं रहा है। जैसे ही भारत क्या करता है, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ करता है, जैसे चाइना के साथ मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। इसके अलावा जैसे देखते हैं साउथ कोरिया, जापान, साउथ कोरिया के साथ जैसे ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया तो हमारा ट्रेड इम्बैलेंस बढ़ गया, व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ता गया। जापान के साथ जैसे ही हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता गया। तो एक तरह से बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ जैसे ही हम करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो हम व्यापार घाटे में जाने लगते हैं, अर्थात हम आयात तो अधिक करते हैं लेकिन निर्यात कम कर पाते हैं। 2010 से 18 तक अगर देखें हम अपना अनुभव, तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट साउथ कोरिया के साथ में 4.2 बिलियन डॉलर से 10.5 बिलियन डॉलर तक 2018 तक बढ़ गया। और वर्तमान तक अगर देखें तो वर्तमान में तो काफी बढ़ गया है, वर्तमान में लगभग 24 बिलियन डॉलर तक यह बढ़ गया है। 2020 की अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी, उसके अंतर्गत जैसे श्रीलंका जैसे छोटा देश है तो भारत का उसके साथ मुक्त व्यापार समझौता है, तो उसके साथ भारत जरूर फायदे में रहा है। तो कुल मिला के ये सामान्य रूप से अनुभव किया गया है कि जो बड़ी अर्थव्यवस्था होती है, जो मजबूत अर्थव्यवस्था होती है, जैसे भारत श्रीलंका के कंपेरिजन में तो भारत फायदे में, लेकिन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत का अच्छा अनुभव नहीं रहा है। ट्रेड डेफिसिट लगातार भारत का बढ़ता जाता है। तो इस तरह की कई समस्याएं हैं भारत की। तो इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि और भी भारत का जो ट्रेड एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो भारत की इसके बारे में बहुत ही मतलब स्थिति काफी खराब है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नाम आते ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपने आप में ही समस्याएं क्रिएट कर देता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे सामान्य रूप से अगर आलोचना करें तो भारतीय कंपनियां दूसरे देशों से पिछड़ जाती हैं, सरकार के संरक्षणवाद से उन्हें सीमित समय तक ही लाभ मिलेगा, हालांकि उन्हें भविष्य में प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अभी हाल ही में तो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुक्त व्यापार समझौतों की अधिकता के कारण क्या होता है, एक स्पैगेटी बाउल इफेक्ट पैदा होता है, जो अभी हमने चर्चा करी थी। यह वैश्वीकरण के लिए डब्ल्यूटीओ के एक विकल्प के रूप में वैकल्पिक रास्ता तलाशने का प्रयास करता है, अल्टरनेटिव मॉडल डेवलप करने का प्रयास करता है। स्पैगेटी बाउल इफेक्ट, SPAGHETTI, स्पैगेटी बाउल, BOWL, बाउल इफेक्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1995 में 1995 में जगदीश भगवती ने अपने पेपर यूएस ट्रेड पॉलिसी द इन्फैचुएशन विद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में किया था। जगदीश भगवती भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। ओके, तो सामान्य तौर पर अर्थव्यवस्थाओं द्वारा मुक्त व्यापार समझौते को एक उपयोगितावादी या प्रैग्मेटिक वे माना जाता है, कई अर्थशास्त्रियों का मानना है। लेकिन जगदीश भगवती ने इसकी काफी आलोचनाएं की। उन्होंने मोस्ट फेवर्ड नेशन जो क्लॉज दिया जाता है उसकी भी काफी आलोचना की। उनका मानना था कि समझौते के सदस्य देशों को आपस में किसी भी आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। और रूल्स ऑफ ओरिजिन की भी आलोचना करते हैं। उनका मानना था कि मुक्त व्यापार समझौता किसी वस्तु के उत्पादन के लिए अपनी तरह से भौगोलिक परिस्थितियों को निर्धारित करता है। इसके लिए इंटरनेशनल सर्कमस्टेंसेस या इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल कंडीशंस होना चाहिए, लेकिन यह अपनी तरफ से भौगोलिक परिस्थितियों को निर्धारित करता है। यह इसकी आलोचना है, रीजनल भौगोलिक कंडीशन को ध्यान में रखता है। इसके अलावा एफटीए के कारण सरकार और फर्मों को उच्च लागत वहन करनी पड़ती है। एक तरफ कहा गया कि भाई एफटीए से क्या हो कि आसान चीजें हो गई, किसी भी देश में किसी भी देश के उत्पाद जा सकते हैं जो सदस्य हैं उसके। लेकिन दूसरी तरफ जगदीश भगवती आलोचना करते हैं और कहते हैं कि एफटीए के कारण सरकार और फर्मों को उच्च लागत वहन करनी पड़ती है, क्योंकि इसके लिए उन्हें प्रशासनिक कार्यों के लिए अतिरिक्त लागत आती है। एफटीए से मजबूत अर्थव्यवस्थाओं को तो लाभ मिलता है, परंतु मध्यम या निम्न स्तर की अर्थव्यवस्थाओं को हानि होती है। यह भी आलोचना है। इसके अलावा यद्यपि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से कम विकसित देशों को पूंजी, तकनीक, व्यापार प्रक्रियाओं का तो लाभ मिलता है, फिर भी छोटी अर्थव्यवस्थाओं जैसे आसियान में अभी RCEP में आसियान की कई अर्थव्यवस्थाएं जैसे ब्रुनई है, छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाएं, लाओस है, इस तरह की अर्थव्यवस्थाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो लेकिन फिर भी क्या होता है, छोटी अर्थव्यवस्थाएं एफटीए का पर्याप्त लाभ नहीं उठा पाती हैं और उनका व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जाता है। तो जगदीश भगवती ने इस तरह की कई आलोचनाएं की हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि RCEP में शामिल आसियान के 10 सदस्य देशों के साथ भारत का पहले से ही एफटीए है। भारत का पहले से ही एफटीए है और इसके अलावा दक्षिण कोरिया और जापान के साथ भी भारत का एफटीए है। इन तीनों एफटीए में भारतीय कंपनियां काफी पिछड़ गई हैं। भारत सरकार के विभिन्न आंकड़े क्या बताते हैं कि भारतीय कंपनियां एफटीए का लाभ उठाने में पूरी तरह से विफल रही है। यह इस तरह से काफी बात की जाती है। तो ऐसे में प्रश्न उठता है, भारतीय कंपनियां अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सामना कैसे कर पाएंगी, जिसे भारत सरकार RCEP के विकल्प के रूप में देखता है।
भारत कहता है कि भाई हम नहीं करें, हम यूरोपियन यूनियन के साथ कर लेंगे व्यापार, और देशों के साथ कर लेंगे, इस तरह की कई बातें आती हैं। लेकिन आखिरकार उनके साथ भी प्रतिस्पर्धा का भारत कैसे सामना करेगा, यह भी सारी चीजें देखने को मिलती है। तो अब हम देख लेते हैं कि आखिरकार भारत के लिए, भविष्य के लिए क्या विकल्प हैं, क्या संभावना है। तो भारत को क्या आखिरकार या तो सीपीटीपीपी को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकता है, उसमें भविष्य में सदस्यता के बारे में सोच सकता है, और भारत क्या है रीजनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के बारे में सोच सकता है कि भाई भारत का जिसके साथ में ठीक लगता है उसके साथ समझौता अपना अलग अलग कर ले, जरूरी थोड़ी है कि किसी आरसीईपी में ही शामिल हो। इसके अलावा लेकिन इंडिया को क्या है कि कंपटीशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, इसमें सत्यता है, इसमें चाहे अभी हो चाहे आगे हो, ग्लोबलाइजेशन के अनुसार भारत को तैयार रहना पड़ेगा। इंडिया शुड प्रिपेयर फॉर एफटीए कंपटीशन, एफटीए कंपटीशन के लिए तैयार रहना होगा। इंडिया शुड गिव द फ्लेक्सिबिलिटी इन रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन में फ्लेक्सिबिलिटी देके भारत को ऐसा वातावरण बनाना होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग लगातार बढ़ रही है, तो भारत को इसमें काफी और अच्छा सुधार करना होगा। तो भारत के लिए यही संभावना है, भारत को इस तरह से कई प्रयास करने होंगे। अब हम देख लेते हैं लास्ट में आरसीईपी के बारे में हमने कई चर्चा कर ली, अब अभी हम लास्ट में आरसीईपी के संबंध में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वह भी हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन पहले हम एक संक्षेप में 2-3 मिनट में बता देते हैं कि कौन कौन से की टर्म्स हैं जो फ्री ट्रेड से संबंधित हैं। तो प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जाती है, तो प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की जब बात की जाती है पीटीए की, तो प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हैव बीन प्रोलिफरेटिंग स्पेशली सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के बाद से ही पीटीए का विस्तार अपने आप में काफी हो रहा है। और पीटीए भी कई टाइप के होते हैं, पीटीए भी कई टाइप के होते हैं, जैसे पीटीए में पार्शियल स्कोप एग्रीमेंट को भी शामिल करते हैं, पार्शियल स्कोप एग्रीमेंट को शामिल करते हैं। इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी होते हैं, कस्टम यूनियन भी होते हैं, कॉमन मार्केट भी होता है, और इकोनॉमिक यूनियन भी। इस तरह के कई कॉन्सेप्ट होते हैं, एक एक करके हम कॉन्सेप्ट को एक एक लाइन में संक्षेप में देखते हुए चलते हैं, जिससे कि आपको कभी भी इस संबंध में कोई समस्या ना हो। तो पार्शियल स्कोप एग्रीमेंट क्या होता है? ये पार्शियल स्कोप एग्रीमेंट इज ओनली पार्शियल इन स्कोप, मीनिंग इट अलाउज फॉर ट्रेड बिटवीन कंट्रीज ऑन ए स्मॉलर नंबर ऑफ गुड्स। स्मॉलर नंबर ऑफ गुड्स इसमें शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि छोटी मात्रा में, छोटी संख्या में कुछ ही इसमें गुड्स शामिल होते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है? इसमें प्रीफरेंशियल अरेंजमेंट किया जाता है, जिसमें जो सदस्य देश हैं वह टैरिफ को रिड्यूस करने पर की प्रतिबद्धता रखते हैं। आपस में व्यापार करना है, उस पर क्या होगा, टैरिफ को कम करेंगे, व्हाइल मेंटेनिंग देयर ओन टैरिफ रेट्स फॉर ट्रेड एंड विद नॉन मेंबर्स। नॉन मेंबर्स के लिए अलग से वह टैरिफ लगा सकते हैं हालांकि। तो इस तरह से चीजें दिखाई देती हैं। अब हम देख लेते हैं अगले 2 पॉइंट और देख लेते हैं कि 2 पॉइंट आखिरकार आगे के कौन कौन से हैं। तो इसमें 2-3 पॉइंट हैं। कस्टम यूनियन, कस्टम यूनियन क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है जिसमें मेंबर से अप्लाई ए कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ शेड्यूल टू इंपोर्ट्स फॉर नॉन मेंबर्स। नॉन मेंबर्स के लिए कॉमनली ये क्या करते हैं, अपने लिए तो एक जैसे नॉर्मल रूल कर ही लेते हैं, लेकिन कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ निर्धारित कर देती है। सीईटी कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ का भी निर्धारण कर लेते हैं कि जैसे यूरोपियन यूनियन है, उसने निर्धारित कर दिया कि हम किसी भी देश के साथ व्यापार करेंगे तो इतने तो हमारे कम से कम ये टैरिफ तो रहेंगे ही रहेंगे किसी भी देश के साथ, चाहे हम समझौता करें। ओके दोस्तों, इसके अलावा कॉमन मार्केट की बात की जाती है, तो कॉमन मार्केट इज ए कस्टम यूनियन वेयर मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज रिलेटिवली फ्री अमंग द मेंबर्स। मेंबर्स के बीच में काफी फ्री होता है। और इकोनॉमिक यूनियन की बात करें तो इकोनॉमिक यूनियन इज ए कॉमन मार्केट वेयर मेंबर कंट्रीज कोऑर्डिनेट मैक्रो इकोनॉमिक एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी। तो एक्सचेंज रेट पॉलिसी का भी निर्धारण किया जाता है। इस तरह से कई चीजें हमने इसमें, कई टर्म्स हमने देख लिए। अब हम देख लेते हैं लास्ट में और भी चीजें देख लेते हैं कि आखिरकार इसमें संभावित प्रश्न कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। तो इसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि एशिया प्रशांत व्यापार संधि से भारत की अनुपस्थिति उसके संकीर्ण आर्थिक अभिविन्यास को मजबूत करेगी और नवाचार को चोट पहुंचाएगी। टिप्पणी कीजिए, इंडियाज एब्सेंस फ्रॉम द एशिया पैसिफिक ट्रेड ट्रीटी विल सॉलिडिफाई इट्स इंसुलर इकोनॉमिक ओरिएंटेशन एंड हर्ट इनोवेशन। कमेंट। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा पूछा जा सकता है पॉजिटिव इंस्टीट्यूशनल इफेक्ट्स ऑफ आरसीईपी मस्ट नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड एज ट्रेड पैटर्न्स इवॉल्व इन एशिया पैसिफिक रीजन। कमेंट। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में उभरते व्यापार पैटर्न को देखते हुए आरसीईपी के सकारात्मक संस्थागत प्रभावों का कम आकलन नहीं करना चाहिए। टिप्पणी कीजिए, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इस तरह से चीजें इसके अंतर्गत हो सकती हैं। ओके दोस्तों, यहां तक क्लियर है आपको?
यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज आरसीबी? स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्रिटिकली इवैल्यूएट इट्स प्रोविजंस, व्हाई इंडिया ऑप्टेड टू स्टेट आउट ऑफ दिस। ये पूरा हमने अपने डिस्कस कर लिया है, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं अपने डिस्कशन में। इनको लिखने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए, कितना आप लिख पाते हैं इसको देखिएगा। इसके अलावा एरा ऑफ मल्टीलेटरिज्म इज ओवर एंड देयर आर वेज ऑफ एंगेजिंग विद द वर्ल्ड दैट आर नॉन एफटीए सेंट्रिक। बहुपक्षवाद का युग समाप्त हो गया है और दुनिया के साथ भागीदारी के और भी तरीके हैं जो मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर केंद्रित नहीं है। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब बात की जा रही थी कि कोविड-19 के बाद काफी परिस्थितियां चेंज हुई है, मल्टीलेटरिज्म का एक तरह से युग चला गया है, इस तरह की बात की जाती है। खासकर आप जब विदेश मंत्री जयशंकर श्री एस जयशंकर की बात सुनेंगे, उनके स्टेटमेंट को सुनेंगे तो कई चीजें आपको क्लियर होंगी। और उससे पहले विदेश मंत्री बनने से पहले राजनयिक भी रहे हैं, इसलिए काफी योग्य व्यक्ति हैं, काफी अनुभवी व्यक्ति हैं। उनके स्टेटमेंट को आप सुना कीजिए, वो पॉलिटिकल कम और डिप्लोमेटिक ज्यादा होते हैं, राजनयिक ज्यादा होते हैं, वो पॉलिटिकल ना के बराबर होते हैं, तो आपके अध्ययन की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने संभावित प्रश्न देखे, इस तरह के कई संभावित प्रश्न आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप दोबारा से भी इस वीडियो को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे कि आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए वो आप दोबारा से रिपीट वीडियो सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो अगर पसंद आया है तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, जिससे कि वह भी देख सकें, वह भी लाभान्वित हो सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।